हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर, आगे बढ़ेंगे। आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहा, आदिवासियों का क्या रहा, है ना। चलिए, हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग। क्लास 6 और 7 का मैंने पूरा हिस्ट्री करवा दी है आपको, जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, है ना। और क्लास 8 का जो हमारा चल रहा है, इसके 3 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। नहीं देखें तो जाके देखिए, क्योंकि तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको चौथा नंबर चैप्टर कराने वाली हूँ, देख लेते हैं इसको। और अगर आपने अभी तक भूगोल नहीं देखा है तो भूगोल जाके देख लीजिए, क्योंकि भूगोल तो मैंने आपका पूरा 6 से 12 तक करवा दिया है। पूरा 6 से 12 तक भूगोल आपका कंप्लीट है, बहुत ही विस्तार तरीके से कंप्लीट है। और इसके अलावा साइंस मैंने 6 से 10 तक का करवा दिया है। इसके तो मैंने आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं, Q&A वाले वन लाइनर के क्वेश्चन, जितने भी NCERT से साइंस से वन लाइनर क्वेश्चन निकलते हैं सारे करवा दिए। तो उसकी वीडियो भी देख लीजिए, साइंस की भी देख लीजिए, भूगोल को भी देख लीजिए। और अगर आप हिस्ट्री की पहले देखने आए हैं भूगोल से, तो आपको हिस्ट्री कम समझ में आएगी, इसलिए सबसे पहले आपको भूगोल की देखनी है ना। सबसे पहले आप भूगोल कंप्लीट कर लीजिए। एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो समिट जाते हैं बस। एक दिन में 6 का निपटाया, एक दिन में 7 का भूगोल, 2-2 दिन में कर लीजिए। 1-1.5 महीने में आपका सारा समाप्त हो जाएगा, 1 महीने में। इसके बाद हिस्ट्री देख लीजिए, ताकि आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आदिवासी, दीकू, मतलब इसमें आपको आदिवासियों के बारे में देखने को मिलेगा, दीकुओं के बारे में, और एक स्वर्ण युग की कल्पना भी देखने को मिलेगी। देखते हैं कि आखिर चैप्टर में दिया क्या है। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड, छोटा नागपुर का पठार एग्जाम में सीधा पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में पाया जाता है? पता होना चाहिए, झारखंड में। तो एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। ये जो आपके आदिवासी थे, मुंडा थे, ये मुंडा बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। तो क्या बता रखा है कि जो दीकू लोग थे उनसी आज़ादी, उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भगवान ने बिरसा मुंडा को लोगों के पास भेजा है। कुछ समय के भीतर 1000 लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, भगवान के पीछे तो हर इंसान चलेगा। वो उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या दूर करने वाला है। कौन? बिरसा। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो एग्जाम में पूछता है कि मुंडा जनजाति का कौन से राज्य में पाई जाती है, तो वो आपकी झारखंड में। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी थे। संथाल आपकी जनजाति है और उराव भी जनजाति है। तो नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्या पता सीधे सीधे पूछ ले इनमें से कौन सी एक जनजाति का नाम नहीं है। 3 दे देगा, एक नहीं देगा, एक कोई और नाम दे देगा। जब आपको जनजातियों के नाम पता नहीं होंगे तो क्या टिक करेंगे आप वहाँ पर? तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहे थे। किनके? आदिवासियों के धर्म छिन्न भिन्न हो रहे थे। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम इन सब सवालों के बारे में विचार करेंगे। क्योंकि भाई देखिए, राजा महाराजाओं के बारे में तो आपको देखने को मिल जाता है। भाई ठीक है, उन्होंने अभिलेख लिखवा दिए, किताबें लिखवा दी, ग्रंथ लिखवा दिए, आप लोगों को सीधा सीधा मिल गया देखने को। लेकिन अगर आप आदिवासियों की बात करें तो वो तो ना तो भाई पढ़े लिखे होते थे, आम जनता टाइप से है ना, ऊपर से जंगलों में रहते थे। तो कौन लोग उनका ध्यान देगा? तो हमें उनके इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा? अब जैसे पता चला है इसमें बताया गया है, धीरे धीरे कम चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं। और आप बहुत प्राचीन इतिहास की बात करें तब तो वहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। आदिवासियों के बारे में पता ही नहीं रहता था जंगलों में कौन लोग रहते हैं। पहले जंगल ही इतने थे, है ना, तो पता ही नहीं रहता था कि यहाँ पे कोई रहता भी है। ये चीज़ हो जाती थी। फिर धीरे धीरे जैसी चीज़ें बढ़ी
तो चीज़ें और निकल के आते गई। चलिए देखिए आगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग होते थे। ये अपनी परंपराएं बनाते थे, अपने ही रीति रिवाज, अपनी ही रस्में बनाते थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। यानी इन लोगों में जाति भेद नहीं था। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क था। चलिए देखिए, फर्क नहीं था, मतलब जाति का फर्क नहीं था, लेकिन ये तो होता होगा ना कि आपने इतना काम किया, आपके पास ज़्यादा सामान है, पैसा तो उनके पास होता नहीं होगा, तो इस चीज़ का तो भेदभाव हो जाता होगा ना। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों से सक्रिय थे। क्या क्या करते थे आदिवासी? तो कुछ आदिवासी झूम खेती करते थे, उनमें से कुछ समुदाय खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। छोटे छोटे जंगल में भूखंड इस प्रकार से इनमें खेती की जाएगी, खेती हो रही है इनमें। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। ज़मीन निकल आई, पहले ऊपर के पेड़ काटे, नीचे तक धूप आएगी और नीचे जो हिस्सा है उसकी घास फूस साफ की। अब घास फूस साफ करने के बाद ज़मीन निकल आएगी, उस ज़मीन पर खेती करते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस घास में पोटास होता था जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। ये कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि आप धान रोप दें या क्या कर दें। बीज लिया, ऐसे फर्रे से फेंक दिया मुट्ठी में और ऐसे ही फेंक दिया, और ऐसे ही जब फेंक देते थे तो जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। अब झूम खेती नाम इसका क्यों पड़ा? ये लोग क्या करते थे, एक जगह खेती की इन लोगों ने, वहाँ पर राख वगैरह थी, वहाँ के पेड़ पौधा काटा, वहाँ पे सफाई की। अब राख की वहाँ पे पोटास की मात्रा हो गई जिससे मिट्टी उपजाऊ हो गई, ये चीज़ें निकल के आ गई। अब वहाँ पे दूसरी बात में ना तो दूसरी बार खेती करने के लिए ना तो वहाँ पर राख है, ना घास फूस से जलाने के लिए। अब मिट्टी अनउपजाऊ, यानी अब जो पिछली बार जितनी फसल मिट्टी में नहीं होगी। तो जब एक हिस्से पे इन लोगों ने खेती कर ली इस जगह पे, अभी इस जगह पे दूसरी बार खेती नहीं करेंगे, अब ये दूसरी जगह जाके खेती करेंगे, दूसरी जगह साफ करेंगे जंगलों को। इसी तरीके से ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगह पे खेती करते रहते थे। तो इनका अलग अलग जाना यह होता है झूम खेती। आई बात समझ में आपको? स्थानांतरित खेती, झूम खेती, एक जगह स्थायी रह के ना करना खेती, अलग अलग जगह पर जाकर खेती करना, ये होती है आपकी झूम खेती या स्थायी खेती। चलिए आगे देखते हैं। ये खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे बीजों को। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर भी दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी, यानी धीरे धीरे उसमें परत जमती रहती थी ज़मीन पे, और जब परत जमती रहेगी घास फूस उसमें हो जाएगा, तो जब आप उसमें आग लगाएंगे तो राख बन जाएगी, राख से पोटास आ जाएगा, पोटास से उपजाऊपन हो जाएगा, तो फिर से उस जगह पे खेती कर लेते थे घूम फिर के। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय तथा जंगली पट्टियों में रहते थे। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में। अब देखिए, आप दिशा निर्धारण कीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्वोत्तर कौन सा इलाका होगा? ये वाला। मध्य भारत ये वाला। तो इस इलाके में ये लोग खेती, इस इलाके में आदिवासी अधिकतर रहते थे। सबसे ज़्यादा आज भी आपके मध्य भारत में पाए जाते हैं आदिवासी। जंगलों की मात्रा मध्य भारत में सबसे ज़्यादा है। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। कोई रोक टोक नहीं थी, फसल जहाँ उगाना उगा लो, जो करना करो, अपने मन के मालिक। अभी केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे, उनको जो आता था वो करते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ तो खेती कर लिए तो इनको आप किसान कह सकते हैं, है ना। अब कुछ तो शिकारी थे
कुछ संग्राहक थे, कुछ जड़ी बूटियाँ फल फ्रूट्स वगैरह संग्रह करते थे, लकड़ी वगैरह संग्रह करेंगे। कुछ शिकारी थे, शिकारी मतलब कुछ जंगलों में जो जीव जंतु जिनको हम खा सकते हैं उनका शिकार करते थे। या फिर ऐसा भी होता था, मान लीजिए आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पे आपको शेर ने परेशान किया तो ये लोग उसका शिकार कर देते थे, इसको ख़त्म करो, ख़त्म है ना। अब उस शेर को ख़त्म कर देंगे तो और शेर वहाँ पे आने से डरेंगे भी, और नहीं किया तो खुद की जान खतरे में है। वो शेर ने जब पाया उसको खा लेगा। चलिए देखिए आगे, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, उड़ीसा में खोंड मिलेंगे आपको, इसी तरह का एक समुदाय था शिकारी और संग्राहक का। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ से इन्हें जो तेल मिलता था तो खाना पकाना है तो उसमें तेल ये लोग डालते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। आदिवासियों को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान होता है और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़ा और चमड़ी की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही इन चीज़ों को लेते थे, कुसुम और पलाश के फूलों को, पलाश के फूलों को। इससे रंग निकलता था। इन समुदायों को चावल और अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। जैसे ये लोग गए, इन्होंने पलाश के और उसके कुसुम के फूल दिए तो जिसके पास धान होगा उससे ये लोग धान ले आएंगे, तो ये अदला बदली वाला काम हो जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। कभी कभार हो सकता है इनके पास मुद्राएं रहती हों तो ये लोग ले लेते थे। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। कई आदिवासी खेतों में काम करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बेगा, औरों के लिए, मध्य भारत में बेगा मिलेंगे आपको, ये औरों मतलब दूसरे लोगों के लिए काम करने से कतराते थे। खुद का अपमान लगता था इनको। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहेंगे, यानी जो जंगल में है उसी में ये लोग खाएंगे पिएंगे, जो बाहर से कुछ नहीं लेंगे। और मेन चीज़, मजदूरी वगैरह नहीं करेंगे, दूसरे के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थीं उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य में आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था आदिवासियों को इस चीज़ को लेकर। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। कौन? आदिवासी। क्या बोलते थे कि जो व्यापारी हैं ये हमारे लिए शैतान का रूप है और सारी मुसीबत की जड़ यही है। तो आगे देखते हैं कि मुसीबत की जड़ आगे क्या हुई। कुछ लोग जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों तथा भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। यानी उनका एक झुंड रहता था जो बकरियों और भेड़ों का, उस झुंड को लेकर इधर उधर जाते थे। क्यों? क्योंकि देखिए जिस जगह में आप रहेंगे उस जगह का जो घास फूस वहाँ पे लगी रहती थी, भेड़ बकरियाँ चर लेती थी। अब यहाँ से तो घास फूस ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो ये लोग इधर उधर जाते रहते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया, याद रखिए पंजाब में बन गुज्जर मिलेंगे आपको और आंध्र प्रदेश में लवाड़िया मिलेंगे। समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग, गद्दी समुदाय भी मिलेगा आपको, गडरिये थे जो कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। बकरवाल बकरियां पूछी जाती हैं किस हिस्से में पाई जाती हैं इंडिया के? तो कश्मीर में। अगले साल इतिहास की पाठ हटाए इसको, अगले साल देखेंगे।
शिकार का वक्त, बुवाई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी आपको, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, तो इसको देख लेते हैं। 19वीं सदी से पहले 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। वो जिस जंगल में रहते थे वो उनका घर रहता था, वो उनकी संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूलवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक तथा घुमंती खेती करने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जो ब्रिटिश अफसर थे भैया, यहाँ पे अंग्रेज आ गए, है ना, और अंग्रेज क्या करेंगे, इनका काम ही है टांग अड़ाना। तो जब ये इंडिया के लोगों को ठीक से नहीं जीने दे रहे थे, राजाओं को, तो ये तो भाई आदिवासी हैं, है ना। तो ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल आपकी जनजाति हैं, जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी एक जगह ठहरते थे। आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। इनको लगता था ये जो एक जगह ठहर रहे हैं ये सभ्य है, भाई ये जो लोग घूम रहे हैं सभ्य नहीं है। इन्होंने ये बोला। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। जब जंगल में रहेंगे तो भाई जंगली ही कहलाएंगे। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनना चाहिए। ये लोग सभ्य ही बनाते रहे, हम लोगों को असभ्य मानते थे। इन लोगों ने कोट पैंट पहन के खड़े हो गए तो वो सभ्य है। और जिस प्रकार से उस टाइम पे हम लोगों के यहाँ कपड़े पहने जाते थे तो उस चीज़ को ये असभ्यता बोलते थे। अच्छा, इनके बोलने का तरीका अलग होता था तो उस चीज़ को ये सभ्य मानेंगे। अब भाई अब आदिवासी हैं, जंगल में रहते हैं तो वो जंगली ही कहलाएंगे। अब उनको आप असभ्य बोल रहे हैं, ये गलत है। जैसा उनका रहन सहन है भाई वही होगी चीज़ें, तो उन लोगों को ये असभ्य बोलते थे। चलिए देखिए आगे, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात तो जो फर्स्ट चैप्टर था हमने उसमें देखा था कि औपनिवेश क्या होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव पहले बाद में देखेंगे। पहले आप औपनिवेश याद करिए कि औपनिवेश क्या था। तो औपनिवेश बताइए आप क्या था कि जब एक देश दूसरे देश को दबा दे, मतलब अपने दबदबे में रखे, अपने दबाव में रखे, वो अपने दबाव में रखने के साथ साथ वो अपने राजनीतिक तरीके से इनको जीना सिखाए, वो अपनी सामाजिक तरीके से इनको जीना सिखाए, वो अपनी सभ्यता संस्कृति की किसी देश पर जोर जबरदस्ती करे। तो एक देश का दूसरे देश पर बदलाव किस तरीके का, राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव। तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग कुर्ता पजामा पहनते थे, लोग बाग कुर्ता और धोती पहनते थे, तो बोले नहीं आप लोग कोट पैंट पहनो। एक चीज़ हो गई, पहनाव में बदलाव कर दिया आपने। बोले हम तो दाल रोटी खाते, नहीं, क्या करना है आपको, जैसा हम खाना खाते हैं वैसा खाओ। एक चीज़ हो गई। जैसा हम बोलते हैं आप लोग वैसा करो, जैसे हम शिक्षा देंगे आप वैसा पढ़ो, अपने यहाँ का मत पढ़ो, इंडिया का, इंग्लिश में बात करो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव। आप खाना, रहन सहन, पहनाव में बदलाव करेंगे तो आपका सांस्कृतिक बदलाव आ जाएगा। अब अपने बिजनेस जिस तरीके से करते हैं उस चीज़ में बदलाव करेंगे तो वो आपका आर्थिक बदलाव माना जाएगा। जब एक देश दूसरे देश पर इस तरीके के बदलाव डालता है, एक दबदबा, तो उस चीज़ को औपनिवेशीकरण कहते हैं। जब अंग्रेज इतने ज़्यादा हमारे देश में बढ़ चुके थे, उनका ही हर चीज़ चल रहा था, तो वो लोग जैसा कहते थे हम लोग वैसा चलते थे। तो देखिए औपनिवेशीकरण से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों की मुखियाइयों का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकतें होती थीं और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। हर जगह का एक राजा होता था, इनमें भी एक राजा होता था। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे।
ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और आर्थिक अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। आगे देखते हैं। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए, यानी जो अपने तरीके से अपनी परंपरा से वो जैसे पहले काम करते थे अब वैसे नहीं कर पाते। अब उन्हें जो है अंग्रेज़ों के जैसे चलना पड़ता, मतलब जैसा अंग्रेज़ बोलेंगे वैसे करना पड़ता था। अपने परंपरागत तरीके से वो लोग नहीं चल पा रहे थे। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? क्योंकि घूमने वालों से तो वो लोग पहले ही चिड़े बैठे थे, भाई नहीं 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 ये सभ्यता नहीं है इनकी, ये बहुत ही असभ्य लोग हैं, इधर से उधर घूमते फिरते हैं, ये चीज़ बोल रखी थी। ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे, बेचाते थे। बताइए, परेशानी थी इनको। मेन चीज़ क्या थी? ना तो इनको इनसे टैक्स मिलता होगा, पता नहीं कहाँ गए छूमंतर। तो ये चीज़ अंग्रेज़ों को लगती थी कि ये लोग हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। आगे देखिए, ठहर कर नहीं रहते थे, वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान था। भाई हमें पता है कि ये लोग यहाँ हैं, अब जिसका हमें पता ही नहीं हम कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढ ही नहीं सकते उन लोगों को। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, तो ये भी तो मुख्य बात थी कि इनको वो स्रोत नहीं मिल रहा था, आप उनसे आमदनी नहीं ले सकते थे। ढूंढ लीजिए भाई कहाँ है, हम लोग ढूंढिए, हर साल कहाँ है, हर महीने कहाँ है, ढूंढ ही नहीं सकते आप लोग। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि ये ज़मीन आपकी है, ज़मीन आपकी है, इसमें आप खेती करेंगे, इसमें आप खेती करेंगे। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। मतलब ये लोग चाहते थे कि लोग बसें, एक जगह बसें, लेकिन हम ऐसा थोड़ी हुई हर इंसान दूसरे के तरीके से चलेगा। कुछ लोग भड़क जाते हैं, हम नहीं आपके जैसे नहीं चल पाएंगे, हम अपने तरीक़ों से चलेंगे, अपनी परंपराओं पर चलेंगे। तो जहाँ पानी कम हो, वहाँ मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों की खेती करना आसान नहीं था। मिट्टी कठोर होगी तो आप हल से खेती कैसे कर पाएंगे? बल्कि हल नहीं होगा तो आप मतलब ऐसे कठोर सी मिट्टी है, आपने उस पर ऐसे बीज डाल दिया, अब वो बीज मिट्टी में नहीं जा पाएगा, जो चिड़ियाँ कौवे आएंगे उसको सारे बीज को चुन लेंगे, तो कैसे खेती होगी? तो कठोर ज़मीन पर बिना हल की खेती करना आसान नहीं था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े थे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। मतलब बोल दिया इनको एक जगह रहो आप, अब एक जगह रहने के लिए बोल दिया, अब खेती वो लोग कर रहे, वहाँ पे जो है हल नहीं है, अब वो बेचारे क्या करेंगे? उनसे खेती तो वहाँ पे हो नहीं पाएगी, फसल उपजाऊ होगी नहीं, ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ होगी नहीं, फसल ज़्यादा आएगी नहीं। तो ये लोग इस चीज़ पे अड़े कि हम भाई जैसे रहते हैं हमें रहने दो, हम झूम खेती करने हमें करने दो। तो इस चीज़ पे लोग अड़ गए कि हमें परंपरागत तरीके से जीने दो। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंती खेती के लिए छूट दे दी। मतलब अब इन लोगों ने ये डिसाइड कर दिया कि एक बड़ा इलाका दे दिया कि आप इसी इलाके में रहेंगे, तो कम से कम हमें पता तो होगा कि आप यहीं नहीं, यहाँ नहीं तो आप कम से कम यहाँ तो मिल जाएंगे, आपके ऊपर कम से कम नियंत्रण तो रहेगा। ये चीज़ मतलब ऑल इंडिया नहीं, लेकिन कुछ जगह पर इन लोगों ने छूट दे दी कि इतना एरिया आपका है, इस पर आप झूम खेती कर सकते हैं। तो ये चीज़ इन लोगों ने कह दी। नहीं वो ठीक है, ये लोग मना करते, वो लोग खेती ना करते, उखाड़ लो भाई जो उखाड़ना है, सही बात है। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा, भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। बताइए, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों से
इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। अब भाई अपने तरीके से चलाएंगे तो भाई ये लोग जो करेंगे वो कहेंगे वो करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते? बिल्कुल नहीं रह सकते। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। भाई पेट पालना है तो लोग भाग निकले बाहर। वैसे उनकी परंपरा के अलग था। जैसे कि अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी, मतलब ऐसे रेलवे में जो ट्रेन के अंदर ऐसे पट्टे लगे होते हैं उस पर मतलब लेटना है, बैठना है, तो स्लीपर बनाई जाएंगी, जो तख्तियाँ बनाई जाएंगी, उसके लिए इनको लकड़ी चाहिए होती थी। तो स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए? आगे देखिए, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएं और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। इन लोगों ने ये कह दी कि आप इस जंगल में छूट से रहें, लेकिन हमें जब काम है, हमें अब जो लकड़ियाँ उठवानी हैं, लकड़ियाँ कटवानी, तो आप लोग हमारी हेल्प करेंगे, तभी हम इस इलाके में आपको रहने देंगे। इन लोगों ने ये चीज़ रखी। जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिया। ये बोले वन गाँव है, वन गाँव। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन। अंग्रेज़ों के इस तो चलिए इसको पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊँगी आपको। ये अंग देखिए, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। औपनिवेशिक है ना ये वन कानून। क्या आप बोल रहे हैं हम कहेंगे तो आपको लकड़ी उठानी पड़ेगी, हम कहेंगे तो आपको लकड़ी काटनी पड़ेगी, तो औपनिवेशिक वन हो गया है। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। कुछ लोग निकले भाई हम नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं करने वाले आपकी बात, है ना। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कर लो, हमारा क्या जाता है, आपको गैर कानूनी करना कर लीजिए, हमें तो आपकी बात माननी नहीं है। तो ये चीज़ निकल के आ गई। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 में के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विरोध में था। व्यापार की समस्या क्या थी? 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। इनका तो ये था कि नील की खेती हो, चाहे रेशम उत्पादन हो, चाहे पटसन हो, चाहे चावल हो, चाहे मसाले हो, इन्हें जिस जगह पर फ़ायदा दिखा तो क्या करते थे, किसानों को बोलते थे अब आप यही चीज़ करिए, यही चीज़ करिए। तो अब ये लोग रेशम उत्पादन पर आ गए। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा करते थे। कृमि होते हैं छोटे छोटे कीड़े, है ना। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। बताइए 1000, जब रेशम के कीड़े आप पालोगे तो उसमें आपको 3 या 4 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्धमान तथा गया में भेजा गया। बर्धमान गया जगह का नाम है, जहां उन्होंने 5 गुना कीमत पर इसको बेच दिया। ले गए 4 रुपये का, बेचा कितने का? 20 का। ये होती थी चीज़ें। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। ये लोग दम से लेते, मुनाफा करते थे। इन लोगों ने क्या किया, इधर से 3 की ही चीज़ उठाई और उधर पे बताया 5 का लेके आए हैं, 4 का लेके आए हैं। तो ये चीज़ इनको फ़ायदा होती थी। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। मानेंगे ही भाई,
आप लोग उनको परेशान कर रहे हैं, वो लोग इतनी मेहनत से कुछ काम करेंगे, आप लोग उनको उसका पैसा नहीं देंगे। काम की तलाश, काम की तलाश, चलिए देखिए काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। तो ये काम की तलाश में ये चीज़ें बड़ी दिक्कत देती थी। नज़दीकी से एक नज़र देखिए क्या दिया हुआ है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारिक और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। तो देखिए, जब आप दबाएंगे 100 लोगों को दबाएंगे तो एक दो उसमें से ऐसे निकल ही आते हैं जो कहेंगे नहीं, बगावत करेंगे और बोलेंगे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे। 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा बहुत ही चर्चित नाम है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो बिरसा मुंडा जनजाति के ही हैं, बिरसा मुंडा है ना। तो ये लोग भी इसी प्रकार का विद्रोह कर रहे थे। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए बिरसा मुंडा लिखा हुआ है। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का जन्म भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडों के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुनी थीं। बचपन में ही उन्हें कहानियां सुन ली थीं कि मुंडा विद्रोह चल रहा है। मुंडा जो है, उनकी जनजाति के लोग मुंडा जो थे वो विद्रोह कर रहे हैं। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्णयुग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। मतलब जहाँ बाहर के लोग बिल्कुल नहीं थे, दीकू मतलब बाहर के लोग। तो जब बाहर के लोग नहीं थे तो उस चीज़ को क्या मानते थे, वो अपना अच्छा खासा स्वर्णयुग था। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। मुंडा लोग जो थे, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता तथा दया पर जोर देने लगे थे। कौन? बिरसा। अंग देखिए, अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन और जादू टोना में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। वो लोग क्या मानते थे कि ये दीकू हैं। दीकू मतलब बाहर के लोग हैं। 1895 में बिरसा ने अपनी अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनः जीवित करने के लिए संकल्प करें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णयुग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, यानी जब इनको रोक टोक नहीं थी, जब इनके आसपास दीकू नहीं थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। तो देखिए, अंग्रेज़ों के आने से या बाहर के लोग आने से इनकी ये सब चीज़ें खराब हो गई थी।
ना तो ये लोग खुद से रह पा रहे थे, ना कुछ अपने तरीके से कुछ कर पा रहे थे। तो ये चीज़ें आ गई थी। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। वैष्णव किन्हें कहते हैं? विष्णु जी की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। यह आंदोलन इन ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। जो भूमि के लिए इन्होंने नीतियाँ बनाई थी, भूनीतियाँ, उससे मुंडाओं को परेशानी थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण किसको मानते थे? जिनको वो अपना दुश्मन मानते थे, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर देंगे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, उनको मारने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा का प्रतीक था, ये याद रखिएगा। बिरसा मुंडा, ये जो बिरसा का प्रतीक था वो सफ़ेद झंडा था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। सन 1900 में बिरसा की है जिससे मृत्यु हो गई। आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूरन किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। पहली बात इन्होंने क्या बोली कि जो औपनिवेशिक सरकार है, ठीक है, ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूरन कर दिया कि औपनिवेशिक सरकार ऐसे कानून लागू करे जिससे दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। मतलब बाहर के आए लोग बोले नहीं हमारी ज़मीन है, तो ये चीज़ ना आए। तो पहली तो ये चीज़ थी। दूसरी क्या थी? दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम थे। भाई सक्षम सबको ही होता है, बस आवाज़ उठाने और अपने अंदर की ताकत देखने की ज़रूरत होती है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो हमें नकदी की क्यों ज़रूरी है? अन्यत्र में पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो हो गया आपका। एक क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। नए चैप्टर देखते हैं अब। मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।